हाँ तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक स्पेशल सीरीज के बारे में जिसमें आपको पॉलिटी का यानी भारतीय संविधान का 500 प्लस एमसीक्यू मैं प्रोवाइड कराने वाला हूँ। और ये जो सीरीज है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसमें सिर्फ तो इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए क्योंकि आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। चाहे आपका बिहार एसआई एग्जाम हो, चाहे एडीओ हो, चाहे बिहार एसएससी सीजीएल या फिर बीपीएससी के एग्जाम हो, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल हमने ऐसा रखा है जो आपके आने वाले पेपर में डेफिनेटली देखने को मिलेगा। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, ये 100 क्वेश्चन आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करके रखो। सबसे पहला जो प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को, मतलब बंगाल के जो गवर्नर थे इनको बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। तो हम जानते हैं कि जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था, इसके तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल यानी इसमें शब्द एक ऐड किया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। देखिए, हम सीक्वेंस वाइज लेकर के चलेंगे पॉलिटी के सभी। सबसे पहले हम मतलब जो हमारा संवैधानिक विकास है, उसके बाद संविधान का निर्माण, स्रोत, अनुसूची, इस तरह से आगे की तरफ कंटिन्यू करते चलेंगे। हर टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की जाती है, जो कि बिल्कुल सही भी है। और सर एलिजा इम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो दोनों के दोनों कथन सही होगा, इसलिए यहाँ पे सी बिल्कुल सही है। किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के चाय और चीन के साथ व्यापार के एकाधिकार को छोड़कर अन्य सभी व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए गए थे? तो वो था 1813 का चार्टर अधिनियम। यहाँ पे बी बिल्कुल सही होगा। और पूरी तरह से अगर समाप्त कहे तो फिलहाल वहां पे फिलहाल हम ऑप्शन सी को टिक करते हैं, 1833 का चार्टर एक्ट। ये आपके बिहार एसआई में पूछा भी जा चुका है, प्रीवियस में आप देखोगे तो पूछा जा चुका है, ये चीज ध्यान रखिएगा। और 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा शिक्षा पर सालाना 1 लाख रुपए खर्च करने की भी बात 1813 के तहत ही की गई थी। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है, याद रखना। भारत के संवैधानिक विकास के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। ध्यान दीजिए, असत्य कथन बताना है। पहला पॉइंट की लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बनते, जो कि बिल्कुल सही है। प्रथम वायसराय के रूप में कैनिंग थे। 1858 के अधिनियम द्वारा भारत के राज्य सचिव पद का सृजन किया गया। तो ये भी करेक्ट है, 1858 के द्वारा। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ये तो सबसे पहले अच्छे से याद रखिएगा कि पिट्स इंडिया एक्ट कब कौन सा था, 1784 द्वारा लागू द्वैध शासन प्रणाली 1858 में समाप्त कर दिया गया। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। और लास्ट पॉइंट आता है कि चार्टर एक्ट 1833 द्वारा सिविल सेवकों को भर्ती हेतु खुली प्रतियोगिता। जी नहीं, ये 1833 नहीं, 1853 की बात थी। ठीक है, 53 की बात थी, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी को टिक करेंगे, जो कि गलत है। ठीक है। नेक्स्ट आता है कि किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है? तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से हम जानते हैं 1909 के अधिनियम को, ऑप्शन बी। सांप्रदायिक पंचायत का अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? ठीक है, तो प्रांतों में द्वैध शासन जो स्टार्ट किया गया वो है भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। ठीक है, चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी इसको जानते हैं। 1935 के भारत शासन अधिनियम के बारे में कौन सा कथन असत्य है? बताइए कि कौन सा कथन असत्य है। तो पहला कि 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थी, ये तो करेक्ट है। इनके द्वारा केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था। तो केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया, ये करेक्ट है। और प्रांतों में द्वैध शासन का है, तो फिलहाल वहां पे आपका 1919 था। ठीक है। इसके तहत 1937 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की जाती है, ये भी करेक्ट है। और 1935 के अधिनियम के द्वारा 1937 में जो कि म्यांमार को भी अलग किया गया था, इन्हीं के द्वारा, इसी अधिनियम के द्वारा, ये भी सही है। और इस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन को बरकरार रखा। जी नहीं, प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया था। तो यहाँ पे ये गलत है, असत्य हमें बताना था, ऑप्शन डी होगा। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था पहली बार किस अधिनियम द्वारा स्थापित की गई थी? तो पहली बार यहाँ पे हम कह सकते हैं भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा स्थापित की गई थी, ऑप्शन बी। भारत और पाकिस्तान नामक 2 स्वतंत्र डोमिनियन बनाने के प्रावधान किस अधिनियम में था? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर आएगा भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन यहाँ पे हो जाता है सी। भारत के संवैधानिक इतिहास में 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट
क्यों लाया गया था? तो इस एक्ट को लाने का मेन पर्पस ये था कि रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए इसको लाया गया था, तो यहाँ पे बी हो जाता है। अगला प्रश्न है कि 1833 के चार्टर एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार करिए। तो यहाँ पे देखिए, इसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, जो कि बिल्कुल सही है। और लॉर्ड विलियम बेंटिक जो कि प्रथम गवर्नर जनरल बनते हैं, यहाँ पर ये पॉइंट भी करेक्ट हो रहा है। और गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य को शामिल किया गया था, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं जो कि बिल्कुल सही है, ये भी करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो तीनों के तीनों पॉइंट करेक्ट होगा, इसलिए ऑप्शन डी को टिक करेंगे। 1, 2 और 3 सभी के सभी सही है, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। ठीक है। किस अधिनियम द्वारा कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से अलग कर दिया गया? किस अधिनियम द्वारा? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा अलग किया गया था कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगले सवाल पे आते हैं। भारत परिषद अधिनियम 1861 के बारे में असत्य हमें बताना है। तो देखिए, असत्य अगर हम देखा जाए तो पहला पॉइंट कि इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की गई थी, सही है। वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी। सबसे ज्यादा ये चीज पूछा जाता है कि अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो किस अधिनियम के द्वारा? 1861, ये चीज याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट इसमें अगर हम देखें तो इसके द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई, जी नहीं। केंद्र में द्वैध शासन तो हम जानते हैं 1935 वाला बात था, और 61 का तो कोई जो रोल है ही नहीं, तो यहाँ पे ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, जो कि गलत है। लॉर्ड कैनिंग द्वारा 3 भारतीयों को विधान परिषद में मनोनीत किया गया, ये सही है, इस पर कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 1919 के अधिनियम द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। तो प्रत्यक्ष निर्वाचन की अगर बात करता है तो ये 1919 बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। सांप्रदायिक आधार पर सिखों, ईसाइयों और आंग्ल भारतीयों के लिए अलग निर्वाचन की सिद्धांत लागू किया गया, ये भी करेक्ट है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। तो दोनों के दोनों करेक्ट होगा, इसलिए ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। ठीक है, सी करेक्ट है। नेक्स्ट आता है कि किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया? एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा किया गया था। राइट आंसर ए हो जाता है। भारत के संवैधानिक इतिहास में सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक अगर हम बात करें तो लॉर्ड मिंटो यहाँ पे करेक्ट होगा, क्योंकि 1919 का जो 1909 का जो अधिनियम जानते हैं, लॉर्ड मिंटो अधिनियम के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न आता है कि 1935 के अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में सत्य बताना है। तो देखिए, इसके द्वारा वर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग किया गया। बेसिकली ये 1937 में किया गया था, लेकिन अधिनियम आपका 1935 का था, तो ये करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। इसने भारत परिषद की स्थापना की, ये भी करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हमें सॉरी यहाँ पे हमें सत्य बताना था, तो ये तो पहला ही सही है, तो हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं, ये हमारा करेक्ट है। और इसमें भारत परिषद की स्थापना की गई थी, ये चीज गलत है। केंद्र में यहाँ पे देखिए प्रांतों में कह रहा है, जबकि 1935 के द्वारा केंद्र में हुआ था, तो ये पॉइंट तो यहाँ पे भी गलत हो जाता है। और इसके तहत भारतीय मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए बैंक ऑफ इंडिया, ये चीज यहाँ पे नहीं है, तो हम यहाँ पे केवल और केवल ए को टिक करेंगे, आगे बढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न क्या, 1853 के चार्टर एक्ट की मुख्य विशेषता क्या थी? तो मुख्य विशेषता में कार्यपालिका तथा विधायी शक्तियों को पृथक करने की व्यवस्था थी, इसमें ऑप्शन बी हो जाता है राइट आंसर। 1919 के मार्टिन्ग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत भारतीय विषयों प्रांतीय विषयों को कितने भागों में मतलब किन 2 भागों में बांटा गया था? तो देखिए, एक तो हस्तांतरित और आरक्षित, यानी ट्रांसफर्ड और रिजर्व किया गया, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। ये बहुत अच्छा सवाल है, याद रखना। वर्ष 1934 में भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? 1934 में सर्वप्रथम किसने दिया था? तो एम.एन. रॉय यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। अगला सवाल, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? तो 389 निर्धारित की गई थी। संविधान सभा की पहली बैठक कब संपन्न हुई? तो पहली बैठक होता है 9 दिसंबर 1946 को, यह हमें याद रखना है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया था। पहली जब अध्यक्षता होती है 9 दिसंबर 1900 जो कि आपका हमने ऊपर में देखा था 46 में। ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला है कि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया, करेक्ट है। बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था, ये भी सही है, तो दोनों के दोनों पॉइंट करेक्ट, ऑप्शन सी। जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था?
तो उद्देश्य प्रस्ताव को इन्होंने पेश किया था 13 दिसंबर 1946 को और ये अप्रूव हुआ था 22 जनवरी 1947 को। चलिए इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और इसमें 7 सदस्य थे। संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष, देखिए जब संघ बात आता है तो वहां पे आप जवाहरलाल नेहरू जी को टिक करेंगे, ऑप्शन सी होगा। संविधान सभा के सदस्यों संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें। तो यहाँ पे अगर हम देखें संविधान सभा के संदर्भ में, तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। पहला कह रहा है कि संविधान निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा। संविधान सभा में महिलाओं सदस्यों की संख्या 15 थी, ये भी करेक्ट है। राष्ट्रीय ध्वज को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया, जी नहीं, राष्ट्रीय ध्वज की बात करें तो 22 जुलाई 1947 को अपना लिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट गलत होगा, ऑप्शन सी को टिक करेंगे जो कि गलत है। नेक्स्ट है कि भारत का संविधान किस तिथि को अंगीकृत यानी एडॉप्टेड किया गया था? तो अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के प्रथम राष्ट्रपति कब चुना गया? तो प्रथम राष्ट्रपति के रूप में 24 जनवरी 1950 को। अंतरिम सरकार 1946 में रक्षा विभाग किसके पास था? तो डिफेंस जो था वो बलदेव सिंह के पास। भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली किस संविधान से लिया गया? तो संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया। यहाँ पे ऑप्शन हम किसे टिक करेंगे? सी करेक्ट है। मूल अधिकार और न्यायिक जो पुनरावलोकन है यानी जुडिशियल रिव्यू का प्रावधान कहाँ से लिया गया? तो ये लिया गया है अमेरिका से, यूएसए से, ऑप्शन बी। नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत को ग्रहण किया गया है आयरलैंड के संविधान से, राइट आंसर बी, आयरलैंड। नेक्स्ट वन, संविधान में मूल कर्तव्य जो है वो का आदर्श कहाँ से ग्रहण किया गया? तो मूल कर्तव्य भाग 4 के क के अंतर्गत हम जानते हैं, तो ये ग्रहण किया गया जो कि सोवियत संघ, ठीक है, सोवियत संघ, ऑप्शन ए, मूल कर्तव्य सोवियत संघ। नेक्स्ट आता है कि रियासतों के एकीकरण के संदर्भ में सुमेलित करें। देखिए अलग अलग जो रियासत थे उनको अलग अलग तरीकों से एकीकृत किया गया था। तो इसमें अगर हम देखें जैसे कि हैदराबाद, तो हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे फर्स्ट का सी के साथ मिलना चाहिए, फर्स्ट का सी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। अब जूनागढ़ की बात करें तो जूनागढ़ जनमत संग्रह के द्वारा हुआ था, तो सेकंड का ए के साथ, सेकंड का ए यहाँ पर मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन ए हो जाता है। और जम्मू कश्मीर जो है वो विलय पत्र के द्वारा हुआ, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन प्रक्रिया का स्रोत कहाँ से लिया गया? तो संविधान प्रक्रिया का संशोधन, संविधान संशोधन 368 अनुच्छेद में है और ये आपका दक्षिण अफ्रीका से ग्रहण किया गया, ऑप्शन सी। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जब प्रांतीय वर्ड आता है तो वहां पे आप सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद रखिएगा, तो ऑप्शन बी हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर जी और इसमें टोटल 7 सदस्य थे। लेकिन अब यहाँ पे अगर कौन नहीं थे तो पटेल भाई इसमें नहीं थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसमें नहीं थे, इसलिए सी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न की समवर्ती सूची और प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो समवर्ती सूची और प्रस्तावना की जो भाषा है वो है ऑस्ट्रेलिया से। याद रखिएगा प्रस्तावना का जो उद्देश्य होगा वो हम यूएसए से याद रखते हैं और प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। अंतरिम मंत्रिमंडल 1946 में खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? तो खाद्य एवं कृषि मंत्री के रूप में अगर देखा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाते हैं। संविधान के लागू होने के समय यानी 26 जनवरी 1950 इसमें कितने भाग थे? तो टोटल 22 भाग उस वक्त थे। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो कैबिनेट मिशन का सदस्य अगर देखा जाए तो क्रिप्स थे, लॉरेंस थे और अलेक्जेंडर थे, लॉर्ड वेवेल इसमें नहीं थे, इसलिए डी को टिक करेंगे। भारत के संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किस पार्टी ने और कब प्रस्तुत किया था? तो यहाँ पे देखें तो स्वराज पार्टी ने 1924 में प्रस्तुत किया था। अगला सवाल आता है कि संविधान सभा में प्रतिनिधित्व की साधारणता कितनी जनसंख्या पर एक स्थान का आवंटन किया गया था? तो 10 लाख, ठीक है, 10 लाख, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, राइट आंसर डी होगा। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष, ध्यान दीजिएगा, उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जेवी कृपलानी, सी बिल्कुल सही होगा। देश बंटवारे के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन संविधान सभा में कहां से हुआ था? तो इनका निर्वाचन हुआ था बॉम्बे से।
नेक्स्ट आता है कि भारत के संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन सी, अंबेडकर जी को जाना जाता है। अगला प्रश्न क्या है? अंतरिम मंत्रिमंडल जो कि इसका गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ था, किसके प्रस्ताव पर गठित किया गया था? किसके प्रस्ताव पर? तो कैबिनेट मिशन 1945 के प्रस्ताव पर। अंतरिम मंत्रिमंडल 1946 में जवाहरलाल नेहरू को कौन सा विभाग सौंपा गया था? तो इनको सौंपा गया था कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंडल। अंतरिम मंत्रिमंडल 1946 में वल्लभ भाई पटेल को कौन सा विभाग सौंपा गया था? तो देखिए, वल्लभ भाई पटेल की अगर हम बात करें तो इनके पास कौन सा था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गृह, सूचना और प्रसारण। ठीक है, गृह, सूचना और प्रसारण। अंतरिम मंत्रिमंडल 1946 में सी राजगोपालचारी के पास कौन सा विभाग था? तो सी राजगोपालचारी जो थे वो शिक्षा मंत्री के रूप में थे, यहाँ पे टी होगा। और यहीं पर अंतरिम मंत्रिमंडल में जॉन मथाई के पास कौन सा विभाग था? तो जॉन मथाई के पास उद्योग और आपूर्ति, उद्योग तथा आपूर्ति, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आता है कि मुस्लिम लीग के सदस्य अंतरिम मंत्रिमंडल में कब शामिल हुए? स्टार्टिंग में इसमें शामिल नहीं थे, लेकिन बाद में 26 अक्टूबर 1946 को इसमें शामिल होते हैं, तो ये डेट इंपॉर्टेंट रहेगा। मुस्लिम लीग के सदस्य लियाकत अली खां को अंतरिम मंत्रिमंडल 1946 में कौन सा विभाग मिला था? तो इनको वित्त विभाग मिला था। ठीक है, वित्त विभाग, ऑप्शन डी। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल 1947 में शिक्षा विभाग किसके पास था? तो स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री के रूप में हम जानते हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद जी थे, तो यहाँ पे ऑप्शन सी होगा। संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन बहस हुए थे? ये प्रश्न अच्छा है। टोटल 114 दिन बहस हुआ था, इसलिए सी याद रखिएगा। जब संविधान को 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया, तब इसमें कितनी अनुसूचियां थी? तो याद रखना है कि इसमें टोटल जो कि 8 अनुसूचियां थी, इसलिए ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या बनता है कि संविधान सभा द्वारा किसे प्रतीक यानी मोहर के रूप में अपनाया गया था? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बनेगा हाथी, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। ध्यान में रखिएगा, संविधान के मूल संस्करण के सौंदर्यीकरण और सजावट से जुड़े शांति निकेतन के प्रमुख कलाकारों में से कौन थे? उनका नाम है नंदलाल बोस। ठीक है, नंदलाल बोस। मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन किसके द्वारा किया गया था? तो ये पॉइंट पूछा जा सकता है कि मूल संविधान के हिंदी संस्करण का जो सुलेखन है, कैलीग्राफी है, वो किसके द्वारा किया गया? तो यहाँ पे बसंत कृष्ण वैद्य, ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन बी। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है आर्टिकल 61 के तहत, तो आपने देखा होगा, लगाया जाता है, किसी भी सदन से उठाया जा सकता है। तो ये ग्रहण किया गया है यूएसए के संविधान से, तो यहाँ पे सही आंसर बी को टिक करेंगे। कानून के समक्ष समानता यानी इक्वालिटी बिफोर लॉ की अवधारणा किस देश से प्रेरित है? तो ये ब्रिटेन से प्रेरित है, सी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट आता है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन यानी नामांकन, नॉमिनेशन करने की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जब आप आय कमाएंगे, मतलब आपके पास आय होगा, तब जाकर के आपका नाम होगा। आजकल के जनरेशन में तो यही हो गया ना कि आय है आपके पास तो आपका नाम है, आपको लोग पहचानेंगे। तो इस तरह से याद रखिए कि मनोनयन यानी जो नामांकन है वो आपका ग्रहण किया गया है आयरलैंड के सही, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो मैंने आपको बताया था ऊपर में कि प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, कि प्रस्तावना का उद्देश्य जो है वो यूएसए से लिया गया। तो अगर उद्देश्य पूछा जाए तो फिर वहां पे हम यूएसए को टिक करेंगे। फिलहाल करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। भारतीय संविधान में वित्तीय आपात का प्रावधान किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया? फाइनेंशियल जो इमरजेंसी है वो कहां से ग्रहण किया गया? तो राइट आंसर बनेगा यूएसए। ठीक है, ऑप्शन बी यूएसए से। नेक्स्ट आता है कि राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया और संघ एवं राज्यों के बीच शक्ति विभाजन किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया? तो ये कनाडा, याद रखना है, ऑप्शन ए कनाडा। भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक व्यवस्था रिपब्लिकन सिस्टम की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो ये फ्रांस से ली गई है। ठीक है, फ्रांस, ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न हमारा बनता है कि परमाधिकार जो लेख है यानी प्रीरोगेटिव जो राइट्स है, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण आदि व्यवस्था कहाँ, किस देश के संविधान से, संसदीय प्रणाली से ली गई है? तो इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन सी, ब्रिटेन से ही ग्रहण किया गया। भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सिद्धांत किस देश से लिया गया?
तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सिद्धांत जो है वो हमारा यूएसए से ग्रहण किया गया। किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद लिया गया? देखिए, उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट का जो पद है वो ग्रहण किया गया है यूएसए से। ऑप्शन बी, यूएसए से। भारतीय संविधान में संविधान की सर्वोच्चता का सिद्धांत किस देश से लिया गया? सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का सिद्धांत जो किस देश से लिया गया? ऑप्शन बी, यूएसए से। भारतीय संविधान में विधि निर्माण प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये ब्रिटेन हो जाएगा। ठीक है, ब्रिटेन। अगला है कि प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्श किस क्रांति से प्रेरित होकर के लिए गए थे? ये जब क्रांति आपको दिखी जा रहा है तो ये फ्रांस की क्रांति से लिया गया, फ्रांसीसी क्रांति। ऑप्शन सी। उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों को हटाने की विधि किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये यूएसए से ग्रहण किया गया, बी। भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल प्रणाली और संसदीय विशेषाधिकार किस देश से ग्रहण किया गया? तो ब्रिटेन से ग्रहण किया गया। भारतीय संविधान में संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन का सिद्धांत किस देश से लिया गया? तो शक्ति विभाजन यहाँ पे कनाडा हो जाएगा, राइट आंसर बी। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किस स्रोत का है जिसके लगभग 250 अनुच्छेद या तो शब्दतः लिए गए या थोड़े परिवर्तन के साथ लिए गए? तो ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1935। ध्यान रखिएगा, सबसे गहरा प्रभाव इसी का पड़ता है हमारे संविधान पर। अगला प्रश्न क्या बनता है कि मूल रूप से भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो मूल संविधान में जो कि थी बात की जा रही है तो 8 अनुसूचियां थी, जो वर्तमान में आपका 12 है। अगला है कि शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप का विवरण किस अनुसूची में दिया गया? तो शपथ या फिर प्रतिज्ञान की बात करें तो ये तीसरी में है। राज्यसभा में सीटों के आवंटन का उल्लेख किस अनुसूची में? तो सीटों का आवंटन राज्यसभा में वो आपका चौथी अनुसूची के अंतर्गत आता है, ऑप्शन ए। 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो भाषाएं के साथ 22 भाषाओं का जो उल्लेख है वो इसी के अंतर्गत देखने को मिलता है। अगला प्रश्न नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुसूची से सबसे ज्यादा प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं कि जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में किस अनुसूची में प्रावधान किया गया? तो ये 4 जो राज्य हैं इनके बारे में 6ठी अनुसूची में कहा गया, तो ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? 9वीं अनुसूची को प्रथम संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया, बिल्कुल सही भी है। 10वीं अनुसूची को यहाँ पे 42वें नहीं 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया था, तो ये एक चीज हम कह सकते हैं कि गलत है। सही बताना था तो ऑप्शन ए तो पहले ही यहाँ पे सही हो गया। 11वीं अनुसूची न्यायपालिका से नहीं, 11वीं अनुसूची का संबंध पंचायती राज्य से होगा, ठीक है। और 12वीं अनुसूची न्यायपालिका से होगा। संघ सूची में वर्तमान में यहाँ पे संघ सूची में 100 विषय है, ये ध्यान रखिएगा 100 विषय है। तो कुल मिलाकर ऑप्शन ए आपका सही था। 11वीं अनुसूची को संविधान के किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 11वीं अनुसूची जो है वो 73वें संविधान संशोधन यहाँ पे बी हो जाता है। दल बदल के आधार पर अयोग्यता का प्रावधान किस अनुसूची में है? तो राइट आंसर बी बनेगा 10वीं अनुसूची। निम्नलिखित में से असत्य कथन को चुने। तो देखिए, असत्य कथन अगर हमें बताना है तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि राज्य सूची के विषयों पर कानून राज्य बनाता है। समवर्ती सूची में वर्तमान में 52 विषय हैं, ये भी सही है। और पुलिस और कृषि जो है वो संघ सूची के अंतर्गत आते हैं, नहीं, ये राज्य सूची के विषय हैं, ठीक है, राज्य सूची का विषय। तो असत्य हो गया ऑप्शन सी, जनगणना संघ सूची में आता है, ये तो करेक्ट है ही। नेक्स्ट आता है कि संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसे है? तो केवल और केवल संघ को। न्यायपालिकाओं से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में है? तो न्यायपालिका की जब बात की जा रही है तो ये 12वीं अनुसूची में आ जाता है, ठीक है, 12वीं अनुसूची में। आर्थिक योजना और शिक्षा किस सूची के विषय है? तो शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची, आर्थिक नियोजन भी समवर्ती सूची का विषय होगा, ऑप्शन सी हो जाता है। जनगणना किस सूची के अंतर्गत आता है? तो ध्यान रखिएगा, जनगणना जो है वो संघ सूची के अंतर्गत आएगा, इसलिए ए हो जाता है, जनगणना संघ सूची। सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था? तो सिंधी भाषा 15वीं भाषा के रूप में जोड़ी गई थी 1967 में 21वें संविधान संशोधन के द्वारा, तो ये याद रखिएगा ऑप्शन ए। अगला है कि कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को किस संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था 71वें संविधान संशोधन के द्वारा, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अच्छे से याद रखिएगा, पेपर में पूछा जाता है। मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो, ये जो अन्य 4 भाषाएं हैं, 15 सिंधी था, उसके बाद 3 जोड़ा गया था ऊपर में, और फिर उसके बाद 4 जोड़ा गया, और ये 4 आपका वही है, तो टोटल हो जाते हैं 22, ठीक है। पहले 14 थे मूल
और 15वां सिंधी और बाकी 3, फिर उसके बाद 4, तो टोटल 22 ये है। 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, यहाँ पे ऑप्शन सी होगा। भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई? ऊपर में हमने बात किया था कि 9वीं अनुसूची जो है वो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया। सी विल बी करेक्ट आंसर। किस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है? तो यहाँ पे 9वीं अनुसूची में जो भी विषय हैं उनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ऑप्शन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, इसे याद रखिएगा। 9वीं अनुसूची मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो ध्यान रखना है कि 9वीं अनुसूची का जो संबंध होगा वो राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की गतिविधियां हैं। यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्या कह रहा है प्रश्न? ये है कि उच्चतम न्यायालय ने किस वर्ष यह स्थापित किया कि 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी कानून को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती दी जा सकती है? तो यहाँ पे कह सकते हैं 2007 बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन डी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए? तो हमारे प्रस्तावना में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार संशोधन हुआ है और वो है 42वें संविधान संशोधन 1976 में, 1976 में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, 42वें संविधान संशोधन, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार घोषित किया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है? तो ये केशवानंद भारतीवाद। ठीक है, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित प्रावधान किए गए? तो नागरिकता से संबंधित प्रावधान देखने को मिलता है भाग 2 के अंतर्गत, जो कि अनुच्छेद इसका आता है अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक। ठीक है, 5 से लेकर के 11 तक। अगला है कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो भाषाई आधार पर गठन हुआ था आंध्र प्रदेश, यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाता है। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के अध्यक्ष बताइए कि कौन थे? 1953 के अध्यक्ष फजल अली, ऑप्शन बी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत क्या है? तो भारत एक राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है, तो यहाँ पे ए हो जाता है। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा जो है वो किस वर्ष दिया गया था? सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा ये आपका 1975 में। ठीक है, 1975, 36वें संविधान संशोधन 1975। नेक्स्ट आता है, संसद को नए राज्य के निर्माण की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त की गई है? तो अनुच्छेद 3 के तहत। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार नागरिकता प्राप्त करने की कितनी विधियां हैं? तो यहाँ पे कह सकते हैं 5 विधियां, सी। भारत में क्षेत्रीय परिषदों की संख्या कितनी है? क्षेत्रीय परिषदों की संख्या 5 है। ठीक है, 5। तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? तेलंगाना राज्य का गठन 2 जून 2014 को किया गया था। निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है? संविधान का परिचय पत्र किसने कहा है? तो N.A. पालकीवाला। ठीक है, N.A. पालकीवाला, ऑप्शन सी। असत्य कथन चुनना है। प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार संशोधन किया गया, यह सही है। प्रस्तावना न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, तो यहाँ पे ये कह सकते ये भी सही है। के मुंशी ने प्रस्तावना को राजनीतिक जन्म पत्री कहा था, यह भी करेक्ट है। अनुच्छेद 368 के तहत प्रस्तावना के मूल ढांचों को बदला जा सकता है, जी नहीं बदला जा सकता। संशोधन किया जा सकता है लेकिन मूल ढांचों को नहीं बदला जा सकता, ये बात ध्यान में रखेंगे। तो असत्य हमें बताना है, ऑप्शन डी असत्य होगा। अगला सवाल क्या है कि भाषाई प्रांत आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 1948 के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके धर यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। किस अनुच्छेद के तहत संसद नागरिकता के अधिकार का नियमन कानून बनाकर कर सकती है? तो यहाँ पे होगा अनुच्छेद 11 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 11। गोवा को किस वर्ष पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? 1987 में। जेवीपी समिति में कौन शामिल नहीं है? कौन शामिल नहीं थे? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया शामिल थे। यहाँ पे फजल अली इसके अंतर्गत नहीं है, यानी जेवीपी जो है ये आपका ये इनका फुल फॉर्म होता है। तो फिलहाल ऑप्शन डी हो जाता है। क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष कौन होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है प्रीवियस में भी, आप देखेंगे। क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष होता है केंद्रीय गृह मंत्री। ठीक है, केंद्रीय गृह मंत्री। पांडिचेरी का गठन किस वर्ष किया गया था? पांडिचेरी का गठन 1954 में किया गया, ऑप्शन ए होगा। हरियाणा राज्य का गठन किस वर्ष हुआ है? तो हरियाणा का गठन होता है आपका 1966 के अंतर्गत, 1966। असत्य कथन का चयन करें, असत्य बताना। वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं, करेक्ट है। वर्तमान में भारत में 9 केंद्र शासित प्रदेश है, जी नहीं 9 नहीं, अब वर्तमान में 8 है।
ठीक है, यहाँ पे हम कह सकते हैं ऑप्शन बी जो कि गलत हो जाता है। बाकी किसी में कोई दिक्कत नहीं, आराम से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है। जब आप प्रस्तावना को पढ़ेंगे, प्रियम्बल को पढ़ेंगे, तो वहां पे देखेंगे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख किया जाता है। तो यहाँ पे हम बी को टिक करेंगे। और 5 प्रकार की स्वतंत्रता होती है, ये 2 पॉइंट अच्छे से याद रखना है। ठीक है, न्याय 3 प्रकार का, स्वतंत्रता 5 प्रकार का। झारखंड राज्य का गठन कब किया गया? तो झारखंड का जो गठन होता है वो 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, 15 नवंबर 2000 को। ये आपका छत्तीसगढ़, ये आपका उत्तराखंड और ये हो जाता है झारखंड। ठीक है, चलिए सब ठीक है ना। संविधान की आत्मा, यह कथन किसका है? प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, ये ठाकुर दास भार्गव ने कहा था। ठाकुर दास भार्गव ने कहा था, ऑप्शन बी। उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया? जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको प्रस्तुत किया था 13 दिसंबर 1946 को और स्वीकार किया गया था 22 जनवरी 1947 को। तो राइट आंसर बी बन जाता है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 की अगर हम बात करें, इसका मुख्य उद्देश्य था कि माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म व्यक्ति को नागरिकता प्रदान करना। ऑप्शन सी। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 से पहले देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत में निवास की आवश्यक जो अवधि होती थी वो कितनी होती थी? तो 5 वर्ष होता था। ठीक है, 5 वर्ष। निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्राप्त करने की एक विधि है? तो भूमि विस्तार द्वारा कर सकते हैं, यहाँ पे सी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट है कि यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता को स्वीकार कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसकी भारतीय नागरिकता जो है वो समाप्त हो जाएगी। राइट, समाप्त हो जाएगी, ऑप्शन बी। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के लागू होने के बाद पंजीकरण के प्रार्थना पत्र देने की तिथि से भारत में आवश्यक निवास की अवधि कितनी होनी चाहिए? तो यहाँ पे बताया गया है कि 5 वर्ष होना चाहिए, ऑप्शन सी। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो भाग की बात करें, कौन सा भाग है? तो भाग 3। ठीक है, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा के रूप में भी इसे जानते हैं। किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत की आत्मा कहा है? किस अनुच्छेद को? तो यहाँ पे अनुच्छेद 32 को इन्होंने कहा था, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समानता का विचार कहाँ से लिया गया? कहाँ से लिया गया? ब्रिटिश। ठीक है, ब्रिटिश, यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित है? ये वर्णित है अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। ठीक है, अनुच्छेद 17। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाया गया था? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 में, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाता है। 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में शामिल है? तो शिक्षा का अधिकार यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 21 के क के अंतर्गत। ठीक है, अनुच्छेद 21 के क। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस अनुच्छेद के तहत 5 तरह की रिट जारी कर सकती है? तो यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय की जब बात की जा रही है तो सुप्रीम कोर्ट जारी करता है आर्टिकल 32 के तहत। ठीक है, आर्टिकल 32 के तहत यहाँ पे भी होगा, और यही हाई कोर्ट जारी करता है अनुच्छेद 226 के तहत। नेक्स्ट है कि असत्य कथन का चयन करें। मूल अधिकारों का उल्लेख सर्वप्रथम इंग्लैंड के मैग्ना कार्टा में किया गया था, तो ये बिल्कुल सही है। संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र मैग्ना कार्टा कहा जाता है, करेक्ट है। वर्तमान में नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए, जी नहीं, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, उसके बाद 6 मौलिक अधिकार ही हमारे पास हैं। तो ऑप्शन सी को टिक करेंगे जो कि असत्य है। अनुच्छेद 18 के तहत उपाधियों का अंत है, ये तो करेक्ट है ही। नेक्स्ट आता है कि कारखाना आदि में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन का जो प्रतिषेध है किस अनुच्छेद में है? तो ये हमें देखने को मिलता है अनुच्छेद 24 के अंतर्गत। ठीक है, 24। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट का अर्थ क्या होता है? हेबस कॉर्पस जो होता है, इसका अर्थ होता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ होता है सशरीर उपस्थित करना। ठीक है, ऑप्शन बी। प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में निहित मानी जाती है? तो प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के क के अंतर्गत आता है, ऑप्शन ए। अगला है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किन अनुच्छेदों को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकार निलंबन किए जा सकते हैं? तो अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर के बाकी चीज़ों को निलंबन किया जा सकता है, ऑप्शन सी। अधिकार परीक्षा यानी क्वा वारंटो जो है वो कब जारी की जा सकती है? अधिकार परीक्षा जो है वो जारी किया जाता है कब? तो यहाँ पे कहेंगे कि जब कोई व्यक्ति ऐसे लोक पद को धारण करता है जिसका वह वैधानिक हकदार नहीं होता है, तो ऑप्शन सी है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 25 का संबंध होगा धर्म के अबाध रूप से मानना, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। ठीक है,
यहाँ पे ध्यान रखेंगे। परमादेश रीट किसके द्वारा किसके विरुद्ध जारी की जाती है? परमादेश का जो जारी किया जाता है वो है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्यों को निर्वहन नहीं करता है तो उनके विरुद्ध ये जारी किया जाता है। अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार किस अनुच्छेद में निहित है? तो अल्पसंख्यकों की शिक्षा की अगर बात करें तो यहाँ पे अनुच्छेद 19 बिल्कुल सही, 29 क्या कह रहा क्वेश्चन कि अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन सी होगा, अनुच्छेद 30। ठीक है, 30 यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है, ध्यान रखिएगा 30, अनुच्छेद 30 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है कि असत्य कथन चुने। अनुच्छेद 15 केवल धर्म, मूल्यवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध करता है, तो ये तो करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर समानता प्रदान करता है, ये भी सही है। मार्शल लॉ की अवधारणा अमेरिका से ली गई है, जी नहीं, ये यूके से लिया गया, यानी ब्रिटेन से लिया गया, तो ये पॉइंट गलत होगा और ऑप्शन सी को टिक करेंगे। निवारक विरोध के तहत किसी व्यक्ति को 3 माह तक हिरासत में रखा जा सकता है, ये करेक्ट था। नेक्स्ट आता है कि विदेश भ्रमण का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत एक मौलिक अधिकार माना जाता है? तो विदेश भ्रमण जो है इसका अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में माना जाता है, ये अनुच्छेद 21 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 21 के तहत। नेक्स्ट क्या आता है कि अनुच्छेद 19 के तहत वर्तमान में कितनी प्रकार की स्वतंत्रताएं प्राप्त है? तो देखिए, अगर हम बात करें हमारे संविधान के प्रियम्बल में अगर हम देखें तो उस तरह से तो संविधान में 5 प्रकार के, मतलब हमारी प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता, लेकिन यहाँ पे हमें कह रहा है कि अनुच्छेद 19 के तहत वर्तमान में कितनी प्रकार की स्वतंत्रता है? तो 6 प्रकार की। पहले तो 7 हुआ करता था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को जब से हटाया गया तब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 6 मौलिक अधिकार है। ठीक है, प्रतिषेध कब जारी की जाती है? प्रतिषेध जब रीट जो है वो कब जारी की जाती है? उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर काम करने से रोकने के लिए ये जारी किया जाता है प्रतिषेध। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 20 का संबंध है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ऑप्शन बी। नेहरू रिपोर्ट में किसकी आकांक्षा प्रकट की गई थी? देखिए, नेहरू रिपोर्ट 1928 में किसकी आकांक्षा प्रकट की गई थी? तो यहाँ पे मौलिक अधिकारों को संविधान में सम्मिलित करने की, ठीक है, सम्मिलित करने की, ऑप्शन बी हो जाता है। स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार किस अनुच्छेद में निहित है? स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार की बात करें तो यहाँ पे हमारा सही आंसर निकल के आएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 21 में। ठीक है, अनुच्छेद। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीतिशक तत्वों का उल्लेख किया गया? तो देखिए, राज्य का नीतिशक जो सिद्धांत है, तत्व है, इनका उल्लेख भाग 4 के अंतर्गत देखने को मिलता है। अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक इनका उल्लेख है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। नीतिशक तत्वों की प्रकृति के संदर्भ में असत्य कथन को चुने। असत्य कथन अगर हम देखें तो यहाँ पे देखें, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया, बिल्कुल सही है, इंपॉर्टेंट है, बीबीआई है, पूछा जाता है। ये न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते, ये भी करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। इनकी प्रकृति नकारात्मक होती है, ये पॉइंट गलत है। ये सकारात्मक होता है, तो यहाँ पे हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे, जो कि गलत है। और इनका उद्देश्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि करना, ये तो सही है। किस अनुच्छेद के तहत राज्य ग्राम पंचायतों का गठन का प्रयास करेगा? तो ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 के तहत, ये बहुत बार पूछा गया। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो ये आपका अनुच्छेद 19 के क के अंतर्गत आता है, इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा। कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथककरण का उल्लेख किस अनुच्छेद में देखने को मिलता है? तो इनका संबंध हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 50 में, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्या आता है कि समान नागरिक संहिता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो देखिए, समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44। अगला है कि मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर संविधान में शामिल किया गया था? तो मौलिक कर्तव्य जो है वो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर शामिल किया गया। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो टोटल 11 हैं, पहले 10 जोड़ा गया था, बाद में एक। 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? ये बाद में जोड़ा गया था। 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना, यहाँ पे सी बिल्कुल सही होगा। संघीय कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? ध्यान दीजिए, संघीय कार्यपालिका का प्रधान की बात करें, मतलब प्रधान कौन होता है? तो राष्ट्रपति, इंपॉर्टेंट, ऑप्शन बी। इसके बाद अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल नहीं होता? मोस्ट इंपॉर्टेंट, एकदम वीवीआई प्रश्न रहने वाला है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की बात करें तो इसमें लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, ये याद रखिएगा। अब इसमें विधान परिषद का नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी, ये 3 ही शामिल इसमें होते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो ये अनुच्छेद हमारा बन के आएगा अनुच्छेद 51, ऑप्शन डी।
मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन को चुनें। देखिए, मौलिक कर्तव्य की बात कर रहा है तो ये अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, तो ये पॉइंट गलत होगा, हमें सत्य बताना है, ठीक है। क्योंकि मौलिक कर्तव्य तो हम जानते हैं कि ये आपका सोवियत संघ से लिया गया था, ये पॉइंट गलत है। इसका वर्णन भाग 4 में है, जी नहीं, 4 के क के अंतर्गत आता है, 4 क के है। सार्वजनिक चुनाव में मतदान करना एक मौलिक कर्तव्य है, तो यहाँ पे बात करूं तो ये पॉइंट भी हमारा गलत निकल के आएगा, क्योंकि मौलिक कर्तव्य नहीं, मतदान करना एक तरह से मौलिक अधिकार माना जाता है, तो ये पॉइंट गलत है। ये केवल भारतीय नागरिकों के लिए है, तो ये बिल्कुल सही आंसर है, यहाँ पे हमारा डी बिल्कुल सही हो जाता है। अगला है कि राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निपटारा कौन करता है। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निपटारा कौन करता है, तो उच्चतम न्यायालय में की जाती है। अनुच्छेद 71 आपको पता है। मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो मौलिक कर्तव्य की बात करें तो 51 के क के अंतर्गत रखा गया। इसके बाद अगला प्रश्न आता है कि मौलिक अधिकार और नीतिशक तत्वों के अंतर के संदर्भ में असत्य कथन को चुने। तो यहाँ पे देखिए, अगर अंतर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कह सकते हैं कि मौलिक अधिकार समाज के कल्याण के लिए, तो यहाँ पे एक तरह से ये हमें देखने को मिलता है, क्योंकि मौलिक अधिकार समाज कल्याण के लिए नहीं, मौलिक कर्तव्य यहाँ पे होना चाहिए था। तो फिलहाल ऑप्शन सी हो जाता है, जो कि असत्य है। काम का न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत। काम का न्याय संगत, तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी 42, ठीक है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, ये किस अनुच्छेद में देखने को मिलता है, तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 53 के फर्स्ट के अंतर्गत। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा कितने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, तो 10 को जोड़ा गया था। बाद में 86वें द्वारा 2002 के अंतर्गत 11वां जोड़ा जाता है, तो यहाँ पे करेक्ट होगा ऑप्शन बी। पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन्य एवं वन्य जीवों की रक्षा किस अनुच्छेद में, तो ये हमें 48 के फर्स्ट के अंतर्गत देखने को मिलता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस पद्धति द्वारा होता है, तो याद रखना है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है, ऑप्शन बी करेक्ट है। मौलिक कर्तव्यों को प्रभावी बनाने के लिए वर्ष 1999 में किस समिति का गठन किया गया, तो देखिए, मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए 1999 में जो गठन किया गया वो है JS वर्मा समिति, JS वर्मा समिति, ऑप्शन बी। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में देखने को मिलता है, तो ये हमें अनुच्छेद 49 के अंतर्गत देखने को मिलता है। संविधान के अनुसार मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है, तो मंत्रिपरिषद का प्रमुख की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे प्रधानमंत्री बिल्कुल सही आंसर बनेगा। मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया, मौलिक कर्तव्य, ये सोवियत संघ रूस से लिया गया था। अगला सवाल, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संविधान के मूल ढांचों को संसद संशोधित नहीं कर सकती है, किसमें कहा गया था, तो ये कहा गया था केशवानंद भारती मामला 1973 के अंतर्गत। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, किस अनुच्छेद में है, तो 54 के अंतर्गत, ठीक है, 54 यहाँ पे ऑप्शन सी होगा, निर्वाचक मंडल 54। अनुच्छेद 45 के तहत कितने वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान है, तो अनिवार्य 6 वर्ष यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्या है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल की वह शक्ति जिसके द्वारा किसी दंड को पूर्णतः माफ कर दिया जाता है और तकनीकी मतलब यह है कि अपराध कभी हुआ ही नहीं है, क्या कहलाती है, मतलब पूर्णतः माफ कर दिया जाता है, ऐसा करते हैं क्षमा, ठीक है, पार्डन, यहाँ पे ऑप्शन बी होगा। सजा की प्रकृति को बदलना, जैसे मृत्यु दंड को कठोर कारावास में बदलना क्या कहलाता है, तो सजा को बदल देना उसे लघुकरण कहते हैं, ठीक है, लघुकरण, ऑप्शन ए। अगला है कि सजा की अवधि को बदलना, जैसे 2 वर्ष के कठोर कारावास को 1 वर्ष के कठोर कारावास में बदलना क्या कहलाता है, तो इसे परिहार कहा जाता है, ठीक है, परिहार। नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद के निर्णय में अनुच्छेद 368 में निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से मूल अधिकारों में संशोधन पर रोक लगा दी थी, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद 1967, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला सवाल है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में देखने को मिलता है, तो ये आर्टिकल 61 के अंतर्गत है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करते हैं, तो राष्ट्रपति का त्याग पत्र जो है वो उपराष्ट्रपति को दिया जाता है, यहाँ पे बी करेक्ट है। भारत के किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय द्वितीय चक्र की मतगणना शुरू हुई थी, वीवी गिरी, यहाँ पे करेक्ट है, वीवी गिरी। नेक्स्ट सवाल आता है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी,
तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर बन जाता है, याद रखना। नेक्स्ट आता है कि महाभियोग के संबंध में असत्य कथन को चुने। महाभियोग के संबंध में असत्य कथन देखा जाए तो क्या कह रहा है, पहला पॉइंट देखिए कि यह संविधान के अतिक्रमण के आधार पर लगाया जाता है, करेक्ट है। इसकी सूचना 14 दिन पहले देनी आवश्यक है, ये भी करेक्ट है। यह संसद की एक विधायी प्रक्रिया, जी नहीं विधायी नहीं, अर्ध न्यायिक, ठीक है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, ये ध्यान रखिएगा, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। तो यहाँ पे हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न आता है कि निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। राष्ट्रपति पद की रिक्ति को अधिकतम कितने समय के भीतर भरना आवश्यक है? तो 6 महीने के भीतर भरना आवश्यक है, राइट आंसर बी होगा। भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जो कार्य किए हैं उनका नाम है यहाँ पे मोहम्मद हिदायतुल्लाह, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में? तो इनका उल्लेख आर्टिकल 78 के अंतर्गत है। राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति करता है? तो देखिए, राष्ट्रपति जो होते हैं वो प्रधानमंत्री, राज्यपाल और नियंत्रक महालेखा परीक्षक, इन सभी की नियुक्ति करते हैं, तो डी करेक्ट होगा। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है? तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति के जो कार्यकारी जो शक्तियां हैं, इसके तहत ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर बनेगा। महाभियोग सदन की कैसी प्रक्रिया? ऊपर हमने देखा था कि महाभियोग एक प्रकार की अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, ठीक है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, ऑप्शन सी। अगला सवाल है कि राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन का पात्र होने का उल्लेख किस अनुच्छेद में देखने को मिलता है? तो राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन जो होगा वो 57 के अंतर्गत, ऑप्शन बी। राष्ट्रपति पर प्रॉपर नोट्स हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, पॉलिटी का भी नोट्स हमने ऑलरेडी प्रोवाइड करा है। पॉलिटी के सभी टॉपिक्स आपको लाइन बाय लाइन अलग अलग टॉपिक वाइज देखने को मिलेगा, सारा नोट्स हमारे एप्लीकेशन पर है। तो अगर आपको नोट्स चाहिए तो जाकर के हमारे एप्लीकेशन पे चेकआउट कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हो तो राष्ट्रपति के दायित्वों का निर्वहन कौन करता है? तो ऐसी स्थिति में भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो करते हैं। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भारत की कौन से नंबर की राष्ट्रपति हैं? तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये 15वीं राष्ट्रपति यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाता है। लाभ का पद के दायरे में निम्नलिखित में से कौन नहीं आता है? लाभ का पद के दायरे में राज्यपाल, संघीय राज्य के मंत्री और उपराष्ट्रपति, यहाँ पे कह सकते हैं ऑप्शन डी हो जाता है। भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही किसके नाम से की हुई कही जाएगी? तो किसके नाम से? राष्ट्रपति के नाम से की जाएगी, ऑप्शन बी। राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए महाभियोग का प्रस्ताव कितने बहुमत से पारित होना चाहिए? कितने बहुमत से? तो यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे कि कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए और संसद के किसी भी सदन से ये महाभियोग की प्रक्रिया स्टार्ट की जा सकती है। 61 अनुच्छेद में बात की गई है और ये महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो यूएसए के संविधान से ग्रहण किया गया। तो ये सारी चीजें भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है कि राष्ट्रपतियों के कार्यकाल के संदर्भ में असत्य मेल कौन सा है? असत्य बताना है। जैसे फरुखुद्दीन अली अहमद जो थे, इनका कार्यकाल ये था 74 से 77, बिल्कुल सही है। नीलम संजीव रेड्डी 77 से 82, ये भी सही है। रामनाथ कोविंद का 2017 से 22 तक, ये भी करेक्ट है। और प्रणब मुखर्जी की बात करें तो यहाँ पे ये गलत होगा क्योंकि इनका कार्यकाल था 12 से लेकर के 17 तक, ठीक है, 17 तक, इसलिए डी को टिक करेंगे। आगे बढ़ते। न्यायाधीशों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार किसके पास होता है? तो किसके पास है? ये राष्ट्रपति के पास ऐसा अधिकार होता है। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया? तो देखिए, मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ एक ही बार किया गया और वो है अनुच्छेद 352 के अंतर्गत किया गया, 352। अगला प्रश्न आता है कि भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के रूप में मोरारजी देसाई जी को जानते हैं, ऑप्शन बी। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व किस आधार पर दिया जाता है? राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व जो है उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया जाता है, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर सी बन जाता है। अगला सवाल, असत्य कथन को चुने। तो चारों पॉइंट पढ़िए और बताइए कि असत्य कथन यहाँ पे कौन सा है? राज्यसभा एक स्थायी सदन है, सही है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जी नहीं 6 वर्ष का होता है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं पॉइंट गलत है, तो ऑप्शन बी को टिक करेंगे। बाकी किसी में कोई दिक्कत नहीं है। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम 30 वर्ष और इनके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ये याद रखिएगा, 1/3, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा के पास कितने दिनों का समय होता है?
तो धन विधेयक के लिए 14 दिन का समय होता है, उसके बाद अगर नहीं होता है तो मतलब पेश नहीं होता, सहमति नहीं दी जाती है तो फिर उसे पारित माना जाता है। भारत की संसद किन से मिलकर के बनती है? तो भारत की संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर के बनता है, ऑप्शन बी। किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा एक स्थायी सदन है? देखिए राज्यसभा एक स्थायी सदन है, हम जानते हैं, तो ये किस अनुच्छेद में? तो 83 के फर्स्ट के अंतर्गत ये बात कही जाती है। लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए लोकसभा का सदस्य बनने के लिए, ऑप्शन सी। नेक्स्ट पॉइंट आता है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो देखिए अगर हम बात करें कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल, तो ये 6 वर्ष का होता है, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ध्यान से देखेंगे, असत्य बताना है। राज्यसभा का सभापति सदन का सदस्य नहीं होता, और बिल्कुल सही है। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है, जी नहीं, अपना त्यागपत्र वो उपाध्यक्ष को देगा, तो यहाँ पे ये पॉइंट हमारा गलत हो जाता है, इसलिए बी को टिक करेंगे। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, ये सारे पॉइंट सही है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाता है। लोकसभा में गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या कितनी होता है? तो टोटल 1/10 ही होता है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, यहाँ पे ऑप्शन सी। प्रथम लोकसभा का कार्यकाल कब से कब तक माना जाता है? तो प्रथम लोकसभा कार्यकाल 1951 से 1956 तक, ऑप्शन बी होगा। और प्रथम पंचवर्षीय योजना का भी कार्यकाल आपका सॉरी यहाँ पे कह रहा है कि प्रथम लोकसभा कार्यकाल 1952 से होता है, ठीक है, 1952, यहाँ पे सी होगा, ऑप्शन सी को टिक करेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट आता है कि राज्यसभा में सर्वाधिक सदस्य किस राज्य से है? राज्यसभा में सर्वाधिक सदस्य जो है वो किस राज्य से? तो राइट आंसर बनेगा उत्तर प्रदेश के साथ, उत्तर प्रदेश। भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के रूप में अगर हम बात करें तो ऊपर में ये क्वेश्चन हमने देखा था मोरारजी देसाई जी के बारे में। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में? संयुक्त अधिवेशन की बैठक जो होती है वो अनुच्छेद 108 के तहत होता है, और बैठक बुलाता राष्ट्रपति और अध्यक्षता कौन करता है? संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, ये चीजें याद रखना। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। धन विधेयक का निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है, जो कि बिल्कुल सही है। धन विधेयक राज्यसभा में 14 दिनों तक रोका जा सकता है, तो यहाँ पे दोनों के दोनों पॉइंट बिल्कुल सही, इसलिए ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। बहुत अच्छा सवाल है, याद रखिएगा। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? तो ऊपर वाले प्रश्न में मैंने बात किया था कि लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देगा, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देता है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन से प्रधानमंत्री लोकसभा का सामना किए बिना ही सेवानिवृत्त हो गए थे? तो वो कौन थे? चौधरी चरण सिंह, ठीक है, चौधरी चरण सिंह। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? ध्यान रखना है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए टोटल 84 सीटें आरक्षित है, ऑप्शन बी। और नेक्स्ट कह रहा है कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में सबसे कम 13 दिन की सरकार रही थी? अटल बिहारी वाजपेयी जी, अटल बिहारी वाजपेयी। राज्यसभा के मतलब राज्यसभा में बिहार राज्य के लिए कितनी सीटें आवंटित हैं? तो देखिए राज्यसभा में बिहार के लिए टोटल 16 और लोकसभा में 40 है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बी होगा। अगला है कि व्यवस्था का प्रश्न यानी पॉइंट ऑफ ऑर्डर कौन उठा सकता है? उठा सकता है संसद का कोई भी सदस्य उठा सकता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट पॉइंट क्या बनता है? अगला प्रश्न है कि संसद की संरचना का वर्णन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? संसद तो देखने को मिलता है हमें 79 से 122 के अंतर्गत, ऑप्शन बी होगा। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष के रूप में जीवी मालवंकर को माना जाता है, गणेश वासुदेव मालवंकर, ऑप्शन बी। असत्य कथन हमें चुनना है। तो प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होता है, करेक्ट है। संसद राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, ये भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट है कि धन विधेयक राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। यहाँ पर ये पॉइंट गलत है क्योंकि धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाता है ना कि राज्यसभा में, तो यहाँ पे ये पॉइंट गलत हो जाता है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का नहीं होता क्योंकि यह एक अस्थायी सदन है। सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, तो एक चीज ध्यान रखिएगा। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों से अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो टोटल 20 सदस्य हो सकते हैं। किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री सरकार के निर्णयों की जानकारी राष्ट्रपति को देता है? तो प्रधानमंत्री सरकार के निर्णयों की जानकारी जो है वो 78 के तहत राष्ट्रपति को देता है, तो यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट है।
अगला प्रश्न है कि संसद के दो अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है? तो 6 महीने से ज्यादा का अंतराल नहीं होता है। कास्टिंग वोट का प्रयोग अध्यक्ष कब करता है? कास्टिंग वोट का जो प्रयोग है वो अध्यक्ष तब करता है जब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि मत बराबर होने की स्थिति में, ऑप्शन बी। लोकसभा अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव किस अनुच्छेद के तहत करती है? तो आर्टिकल 93 के तहत करता है। लोकसभा अध्यक्ष अपने निर्णायक मत यानी कास्टिंग वोट का प्रयोग किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो ये 100 का फर्स्ट जो अनुच्छेद है इसके तहत, ऑप्शन बी। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय कौन करता है? तो इसका अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है। दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? ये प्रश्न हमने ऊपर में बात किया था कि दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता पहले तो 108 के तहत बैठक की बात की गई है, बुलाता राष्ट्रपति है, ठीक है। और अध्यक्षता की बात करें तो वो लोकसभा अध्यक्ष करता है, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी। प्रथम लोकसभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था? प्रथम लोकसभा का प्रथम अधिवेशन कब स्टार्ट हुआ था? 13 मई 1952 को, 13 मई 1952, ऑप्शन बी। धन विधेयक को प्रमाणित करने के लिए राष्ट्रपति के समक्ष भेजने से पहले किसका हस्ताक्षर आवश्यक है? तो लोकसभा अध्यक्ष का, लोकसभा अध्यक्ष। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ध्यान से देखिए, असत्य बताना है। पहला पॉइंट ये कह रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। ये पहला ही पॉइंट गलत हो गया, क्योंकि अपना जो त्यागपत्र होगा वो उपाध्यक्ष को देता है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट गलत है, इसलिए ऑप्शन ए को टिक करेंगे। बाकी किसी में कोई दिक्कत नहीं। लोकसभा अध्यक्ष संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। कोरम के लिए कुल सदस्यों का 1/10 भाग होना चाहिए। और अनुच्छेद 93 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव से संबंधित है। ये तीनों सही था। अगला है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यसभा के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में सीटों के आवंटन का विवरण दिया गया? तो ये अनुसूची चौथी अनुसूची में हम जानते हैं राज्यसभा में सीटों का आवंटन से संबंधित है, तो ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल है कि राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु क्या होनी चाहिए? तो राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, लोकसभा के लिए 25 वर्ष। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे। राज्यसभा के कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं? कितने सदस्य? 1/3। हमने बात किया था ना, 1/3 सदस्य, ऑप्शन सी। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, 89 के फर्स्ट में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्यसभा के बारे में सत्य है? देखिए, राज्यसभा के बारे में अगर सत्य की बात करें तो यह एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं हुई जा सकती है। तो यहाँ पे सही होगा सी। नेक्स्ट आता है कि अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा किस बहुमत से राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है? तो यहाँ पे उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से ऐसा किया जा सकता है, ठीक है। 2/3 बहुमत से, ऑप्शन बी होगा। लोक लेखा समिति में सदस्यों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? प्रश्न यह है कि लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या कुल कितनी होती है? तो देखिए, यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि लोक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य जो है वो राज्यसभा से होते हैं, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलाकर के होते हैं। जबकि प्राक्कलन समिति की अगर हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा कि प्राक्कलन समिति के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें टोटल 30 सदस्य होते हैं और सभी सदस्य लोकसभा से होते हैं। तो ये दोनों करेक्ट है। इनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। जी नहीं, इनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, ठीक है। यहाँ पे ये पॉइंट हमारा गलत हो जाता है, सी को टिक करेंगे। इसे लोक लेखा समिति की जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है। ये पॉइंट करेक्ट है। अगला है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम जो आयु होती है, आयु सीमा होती है, वो कितना होता है उच्चतम न्यायालय के? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, 65 वर्ष। धन विधेयक के संबंध में अंतिम निर्णय कौन लेता है? तो धन विधेयक के संबंध में अंतिम जो निर्णय होता है वो है लोकसभा अध्यक्ष का, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष का। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को किससे सलाह लेने का अधिकार प्राप्त है? 143 बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में हमेशा पूछा जाता है। ये राष्ट्रपति जो है वो उच्चतम न्यायालय से सलाह ले सकते हैं, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न ये है कि शून्यकाल का समय लोकसभा में कब होता है? तो शून्यकाल का संबंध जो है वो 12 बजे से लेकर के 1 बजे तक, ऑप्शन बी। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान है? तो उच्चतम न्यायालय की स्थापना का जो प्रावधान है यहाँ पे बी होगा, ऑप्शन बी, 124। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? देखिए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है वो किनके द्वारा होता है? राष्ट्रपति के द्वारा। तारांकित प्रश्नों का उत्तर कैसे दिया जाता है? तारांकित प्रश्नों का उत्तर जो है वो
मौखिक रूप से देना होता है, ऑप्शन बी मौखिक रूप से। वर्तमान में उच्चतम न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश हैं? तो वर्तमान में अगर उच्चतम न्यायालय की बात करें तो टोटल 34 है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 33 न्यायाधीश होते हैं। अगला प्रश्न है कि उच्च न्यायालय के गठन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? उच्च न्यायालय हाईकोर्ट का गठन जो है वो किस आर्टिकल के द्वारा होता है? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ऑप्शन बी होगा, अनुच्छेद 214 के तहत। संसद की गठपूर्ति के लिए कुल सदस्य संख्या कितना भाग आवश्यक है? यानी जो कोरम होना चाहिए उसके लिए 1/10 भाग, ठीक है, 1/10। उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में? तो 129 में ऐसा देखने को मिलता है। किस वर्ष में प्रथम संयुक्त बैठक दहेज निरोधक जो विधेयक पर बुलाई गई थी? संयुक्त बैठक, पहली बार संयुक्त बैठक जो है वो इसमें बुलाई गई थी 1961 में, ठीक है, 1961। असत्य कथन का चयन करना है कि भारत में एकीकृत न्याय व्यवस्था है, जो कि ये सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और सेकंड है कि उच्चतम न्यायालय का जो उद्घाटन हुआ वो 28 जनवरी 1950 को। देखिए गठन तो 26 जनवरी को हो गया था, 26 जनवरी 1950 को गठन हुआ था, लेकिन उद्घाटन इसका 28 जनवरी को हुआ, तो ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है, तो ये करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। न्यायाधीशों को हटाने के लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग जो कि संविधान में हुआ है, जी नहीं, ऐसा नहीं है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को अगर हटाना है तो साबित कदाचार तथा असमर्थता के आधार पर संसद के दोनों सदनों के कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा अथवा उपस्थित या फिर मत देने वाले सदस्यों से कम 2/3 बहुमत से पारित समावेदन के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। तो महाभियोग की ऐसे कोई प्रक्रिया नहीं है, तो यहाँ पे हम सी को टिक करेंगे, जो कि असत्य हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में मीरा कुमार को जाना जाता है। उच्चतम न्यायालय को अपने निर्णयों पर पुनर्विचार करने की शक्ति किस अनुच्छेद से प्राप्त होती है? तो उच्चतम न्यायालय को अपने दिए गए निर्णयों पर अगर पुनर्विचार करना है तो यहाँ पे आर्टिकल 137 काम करता है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो लद्दाख राइट आंसर है। अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय कितने प्रकार की रिट जारी कर सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट दोनों 5-5 प्रकार के रिट जारी करते हैं। विनियोग विधेयक के बिना यहाँ मतलब कहाँ से धन नहीं निकाला जा सकता है? विनियोग विधेयक के बिना जो कि संचित निधि से धन नहीं निकाला जा सकता है, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष के रूप में जीवी मलवांकर को हम जानते हैं। असत्य कथन को बताना है कि कौन सा असत्य है, तो पहला पॉइंट वित्त विधेयक का प्रावधान जो है अनुच्छेद 117 में है, वित्त विधेयक 117 में, तो यहाँ पे ध्यान रखना, कोई दिक्कत नहीं, सही है। धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, ये भी करेक्ट है। राज्यपाल उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, जी नहीं, यहाँ पे तो बिल्कुल भी गलत है, ये राष्ट्रपति करते हैं, तो यहाँ पे हम सी को टिक करेंगे, जो कि ये पॉइंट गलत था। अगला है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए उच्च न्यायालय में कितने वर्ष की अधिवक्ता अनुभव आवश्यक होता है? तो टोटल 10 वर्ष का अनुभव एक्सपीरियंस होना चाहिए। लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? 2019 से अगर बात करें तो ओम बिरला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। लोकसभा के सदस्यों द्वारा नियम 193 के तहत किस पर चर्चा की जा सकती है? तो ये है अल्पकालीन चर्चा, ठीक है, अल्पकालीन चर्चा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के तहत बुलाई जाती है? तो ये पीछे भी हमने बात किया था, ये प्रश्न 108 अनुच्छेद के तहत बुलाई जाती है। जनहित याचिका यानी पीआईएल का पूर्ण रूप क्या होता है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर बनेगा। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? बहुत अच्छा सवाल है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की जो नियुक्ति होती है वो लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं, बताइए? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर बनेगा जो कि उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होंगे अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं, ऑप्शन बी होगा। प्रोटेम स्पीकर का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रोटेम स्पीकर का मुख्य कार्य होता है कि सदस्यों को शपथ दिलाना। अगला सवाल, उच्चतम न्यायालय की शक्तियां एवं अधिकारिता के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सत्य है? तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि यह देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय है, इसके फैसले सभी अदालतों पर बाध्यकारी होते हैं, यह मूल अधिकारों का संरक्षक होता है। तो यहाँ पे तीनों के तीनों पॉइंट्स करेक्ट है, इसलिए हम डी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्राक्कलन समिति अपनी रिपोर्ट किसे देती है? क्या कह रहा है कि प्राक्कलन समिति अपनी रिपोर्ट किसे देती है? तो यहाँ पे सही आंसर बनेगा ऑप्शन बी, लोकसभा को, ठीक है, लोकसभा को।
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण का अधिकार किसे होता है? यानी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण जो है वो कौन करते हैं? राष्ट्रपति कर सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति। किस अधिनियम द्वारा भारत में एकीकृत न्याय प्रणाली ली गई है? यानी किस अधिनियम द्वारा भारत में एकीकृत न्याय प्रणाली ली गई है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। अतारांकित जो प्रश्न होते हैं उसका उत्तर कैसे दिया जाता है? जो तारांकित प्रश्न थे उसका उत्तर तो हमने देखा था कि मौखिक दिया जाता है, ओरली दिया जाता है, लेकिन अगर अतारांकित प्रश्न जो है उनको लिखित देना होता है। अगला सवाल है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन और भत्ते किस पर भारित होते हैं? संचित निधि पर। ठीक है, संचित निधि पर। 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा संसद को क्या अधिकार दिया गया था? 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही संयुक्त उच्च न्यायालय स्थापित करना, ऐसा प्रावधान था। तो बी करेक्ट है और इंपॉर्टेंट भी है। अगला प्रश्न है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए थे 1956 के तहत? तो उस वक्त 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश था। तो सी करेक्ट है। फ्रांस से प्राप्त बस्तियां जैसे पांडिचेरी, यनाम, चंद्रनगर और केरिकाल को मिलाकर के किसका गठन किया गया था? तो यहाँ पे गठन किया गया था पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र का। ठीक है, ऑप्शन बी। एसके धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन के लिए किस आधार का समर्थन किया था? तो इन्होंने समर्थन किया था प्रशासनिक सुविधा। ठीक है, प्रशासनिक सुविधा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, भारत सरकार ने गोवा, दमन व दीव की मतलब मुक्ति के लिए पुर्तगालियों के विरुद्ध कार्रवाई कब की थी? तो ये कार्रवाई की गई थी 18 दिसंबर 1961। ठीक है, 18 दिसंबर 1961, ऑप्शन डी। गोवा, दमन व दीव को किस संविधान संशोधन द्वारा भारत का अभिन्न अंग बनाकर के प्रथम परिशिष्ट में शामिल किया गया? 12वां संविधान संशोधन। ठीक है, 12वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी। अगला है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारत के राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को शामिल किया गया था? तो प्रथम अनुसूची। ठीक है, प्रथम अनुसूची। किस संविधान संशोधन अधिनियम ने लोकसभा में एंग्लो इंडियन जो है सीटों के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया? इसे समाप्त कर दिया गया 104 संविधान संशोधन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों यानी एससी के लिए कितने स्थान आरक्षित हैं? तो ये 84 और एसटी के लिए आपका 47 आता है। ठीक है, एसटी के लिए 47, ध्यान रखिएगा 47। 84वें संविधान संशोधन 2001 के अनुसार लोकसभा सीटों की संख्या किस वर्ष तक यथावत रहेगी? तो ये 2026 तक। ठीक है, 2026 तक। किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर के 18 वर्ष कर दी गई थी? ये बहुत बार पेपर में पूछा गया। 61वें संविधान संशोधन 1989, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला है कि लोकसभा में एससी एसटी के लिए आरक्षण का प्रावधान किन अनुच्छेदों में किया गया है? तो इसका प्रावधान अनुच्छेद 30 और 332 में किया गया। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में अधिकतम कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? एक बार में यहाँ पे कहेंगे 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। तो बी करेक्ट हो जाता है। न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की अधिकतम जो आयु होती है वो कितनी होती है? यहाँ पे उच्च न्यायालय की बात की जा रही है, तो ध्यान रखिएगा 62 वर्ष। जबकि सुप्रीम कोर्ट यानी हाई जो आपका सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय है, उसके लिए 65 वर्ष होता है। तो फिलहाल यहाँ पे हमारा सही आंसर सी हो जाता है। अनुच्छेद 76 के तहत भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो आर्टिकल 76 महान्यायवादी से संबंधित है और इनकी जो नियुक्ति होती है वो प्रेसिडेंट के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्य के जो महाधिवक्ता होते हैं, एडवोकेट जनरल, इनकी व्यवस्था किस अनुच्छेद के तहत की गई है? जैसे केंद्र में महान्यायवादी होते हैं, उसी तरह से राज्य में महाधिवक्ता होते हैं और इनका 165 में बात किया गया। तो ये याद रखिएगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? कैग का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। ठीक है, महान्यायवादी के संदर्भ में असत्य कथन को बताना। तो असत्य कथन, यह भारत के प्रथम विधि अधिकारी, करेक्ट है। वह संसद के किसी भी सदन में बोल सकते हैं, ये भी सही है। उसे संसद में मत देने का अधिकार है, जी नहीं, मत देने का अधिकार नहीं होता है। तो यहाँ पे हम सी को टिक करेंगे। और वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्याप्त पद धारण करता है, ये तो सही है। ये अगला सवाल क्या है? उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होंगे वो भी अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को ही देंगे, सी करेक्ट है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता के लिए अधिवक्ता के रूप में न्यूनतम अनुभव कितना होना चाहिए? तो यहाँ पे हम कहेंगे 10 वर्ष का। ठीक है, 10 वर्ष का। किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को रीट जारी करने का अधिकार प्राप्त है?
तो 226 के तहत उच्च न्यायालय को और 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट को। महान्यायवादी के पास भारत के किन न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है? तो ऑल कोर्ट्स ऑफ इंडिया, यानी भारत के सभी न्यायालयों में उनको सुनवाई करने का अधिकार है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? तो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होंगे वो भी अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को ही देंगे, तो यहाँ पे हम सी को टिक करेंगे। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद की शपथ कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होंगे उनके पद की शपथ संबंधित राज्य के राज्यपाल। अगला है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता के संदर्भ में असत्य कथन को चुनना है। देखिए, वह भारत का नागरिक हो, करेक्ट है, कम से कम 10 वर्ष तक की अधिवक्ता रहा हो और न्यूनतम आयु 35 वर्ष पूर्ण कर चुका हो। ऐसा कोई एज का नहीं है कि 35 वर्ष कंप्लीट होना चाहिए। योग्यता है तो आप बन सकते हैं किसी भी एज पर। तो राइट आंसर यहाँ पे सी होगा, जो कि असत्य है। ठीक है, अगला है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन किस पर भारित होते हैं? तो भारत के संचित निधि से, ऑप्शन बी। किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होता है? तो प्रत्येक उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होता है, ये जो बात है वो 215 में कहा गया। ठीक है, 215। अगला है कि भारत में सर्वप्रथम उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? देखिए, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना सबसे पहले जो हुआ था 1862 में हुआ था, तो यहाँ पे हम बी को टिक करेंगे, 1862। नेक्स्ट है कि अभिलेख न्यायालय होने का क्या अर्थ होता है? तो इनका अर्थ होता है कि निर्णय जो है वो अधीनस्थ न्यायालयों के लिए भी बाध्यकर होंगे, साथ ही साथ वह अपने अवमान के लिए दंड दे सकते हैं। तो दोनों के दोनों पॉइंट सही होगा, इसलिए सी को टिक करेंगे। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय कौन सा अधिकार प्राप्त होता है? तो 226 के तहत उच्च न्यायालय को रीट जारी करने का अधिकार है। ठीक है, रीट जारी करने का अधिकार। महान्यायवादी के संदर्भ में सत्य कथन को चुने। देखिए, वह राष्ट्रपति के प्रसाद मतलब पद धारण करता है, ये तो सही है ही। वे सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार रखता है, ये भी करेक्ट है। वह संसद का सदस्य नहीं होता है, तो यहाँ पे करेक्ट है, ये भी तीनों सही है। यहाँ पे डी को टिक करेंगे। तीनों के तीनों पॉइंट सही है, कोई गलत नहीं होगा। कैग का कार्यकाल कितना होता है? कैग का कार्यकाल कितना होता है? तो 65 वर्ष या फिर 6 वर्ष की आयु तक, मतलब ऑप्शन बी हो जाता है। कैग अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार के लेखा से संबंधित किसे देता है? राष्ट्रपति को। ठीक है, राष्ट्रपति को सौंपते हैं, ऑप्शन सी। सार्वजनिक धन का संरक्षक किसे कहा जाता है? सार्वजनिक धन का संरक्षक किसे कहते हैं? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को, ऑप्शन बी। संचित निधि से धन निकालने के लिए क्या पारित करना आवश्यक है? ऑप्शन बी, विनियोग विधेयक। यहाँ पे ऑप्शन बी को टिक करेंगे। भारत की आकस्मिकता निधि का सृजन किस अनुच्छेद के तहत किया गया? 267। आकस्मिकता निधि 267 और संचित निधि 266। अगला है कि कथन 1 में जो है महान्यायवादी को संसद के सदनों में बोलने का अधिकार है, ये तो सही है। महान्यायवादी को संसद में मत देने का अधिकार है, जी नहीं, मत देने का अधिकार नहीं है, बोलने का अधिकार दिया गया, तो केवल एक करेक्ट है, ए सही होगा। अगला है कि उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीश की नियुक्ति कितने समय के लिए की जा सकती है? कितने समय के लिए? तो 2 वर्ष से अनाधिक। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा, मतलब 2 वर्ष से ज्यादा तक नहीं होगा, ऑप्शन सी यहाँ पे। नेक्स्ट वन आता है कि महाधिवक्ता किसके प्रसाद पर्यंत पर पद धारण करता है? तो जो महाधिवक्ता होते हैं वो राज्य में होते हैं, तो राज्य में जो होंगे वो राज्यपाल है। यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन सी। और वही हमने केंद्र में देखा था जो कि महान्यायवादी थे, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर पद धारण करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या बनता है? 21 अनुच्छेद के तहत संसद को अतिरिक्त अदालतें स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई है, तो यहाँ पे 247 बिल्कुल सही हो जाता है। भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य कार्यपालिका का वर्णन किया गया? तो राज्य कार्यपालिका का वर्णन जो है भाग 6 के अंतर्गत देखने को मिलता है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रावधान कौन होता है? जैसे केंद्र में राष्ट्रपति होते हैं, केंद्र की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, उसी तरह से राज्य की कार्यपालिका जो शक्ति होगा वो राज्यपाल में निहित होगा, गवर्नर में होगा। तो यहाँ पे हमारा बी बिल्कुल सही आंसर है। देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि प्रधानमंत्री की मृत्यु अथवा त्यागपत्र का मंत्रिपरिषद पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि अन्य मंत्री कोई नहीं रह सकते हैं और मंत्रिपरिषद स्वयं विघटित हो जाता है, तो बी यहाँ पे सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट वन क्या है कि किस प्रधानमंत्री की मृत्यु जो है उनकी पदावधि के दौरान भारत से बाहर ताशकंद में हुई थी? तो
ताशकंद में मृत्यु लाल बहादुर शास्त्री जी की हुई थी, बी करेक्ट। सबसे अधिक उम्र में एवं सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति क्रमशः कौन है? तो मोरारजी देसाई सबसे यहाँ पे कह सकते हैं सबसे अधिक उम्र में, और राजीव गांधी जी जो तो सबसे कम उम्र में, तो सी यहाँ पे राइट आंसर है। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जाना जाता है। मंत्रिमंडल का निर्माण किनको मिलाकर के होता है? प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों को मिलाकर के मंत्रिमंडल बनता है। निम्नलिखित में से किस परिषद आयोग का अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री नहीं होते हैं? राष्ट्रीय विकास परिषद होते हैं, एकता परिषद का होते हैं, नीति आयोग के होते हैं, यानी वित्त आयोग के नहीं होंगे। यहाँ पे सी बिल्कुल सही है। अगला है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्रधानमंत्री राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की मुख्य कड़ी होते हैं? यानी प्रधानमंत्री जो होते हैं वो राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच की मुख्य कड़ी के रूप में माने जाते हैं। वह 78 आर्टिकल 78 के तहत। प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस अधिकारी की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श नहीं देता? राज्य की राज्यपाल। मंत्रिमंडल सचिवालय किसके अंतर्गत प्रत्यक्ष तौर पर कार्य करता है? तो प्रधानमंत्री के अंतर्गत, ऑप्शन डी। मंत्रिमंडल सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? तो कैबिनेट सचिव यहाँ पे राइट आंसर बनेगा, कैबिनेट सचिव। किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा? किस अनुच्छेद में ऐसा बात कहा गया? तो 153 के तहत, ठीक है, 153। नेक्स्ट वन है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? तो ये 7वां संविधान संशोधन 1956 में कहा गया है। राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए? 35 वर्ष, ठीक है, 35 वर्ष। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है? तो राष्ट्रपति के, ऑप्शन बी। राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो याद रखिएगा कि संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वो दिलवाते हैं, ऑप्शन सी होगा। राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? तो राज्यपाल अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देंगे। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को उनके पद से हटाने का अधिकार किसे होता है? हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को है, ठीक है, राष्ट्रपति को। दिल्ली और पुडुचेरी जैसे केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल के स्थान पर कौन होता है? तो यहाँ पे उपराज्यपाल होते हैं, उपराज्यपाल। राज्यपाल को किस अनुच्छेद के तहत पद के लिए शर्तों का प्रावधान दिया गया? 158। नेक्स्ट है कि राज्यपाल राज्य का प्रमुख होता है। राज्यपाल जो होते हैं राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं, ऑप्शन बी। राज्यपाल के कार्यकाल के संदर्भ में सत्य कथन को चुने। सत्य कथन की बात करें तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि वह अपने उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक पद पर बने रह सकते हैं, ये बिल्कुल सही है। अगला सवाल आता है कि राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियों में शामिल कौन कौन है? तो यहाँ पे देखिए, मुख्यमंत्री की नियुक्ति होगा, मंत्रियों की नियुक्ति है, और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति, ये तीनों के तीनों सही है, इसलिए डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 155 किससे से संबंधित है? अनुच्छेद 155 का संबंध जो है वो राज्यपाल की नियुक्ति के संबंधित है। राज्यपाल की नियुक्ति, ऑप्शन बी। राज्य की कार्यपालिका का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया? तो ये 153 से 167 में राज्य की कार्यपालिका क्या, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर बन जाता है, ठीक है। राज्य की मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है? तो राज्य के मंत्रिपरिषद के प्रधान के रूप में मुख्यमंत्री होते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है? तो ध्यान रखना है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल के द्वारा होता है, ऑप्शन सी। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, इसे याद रखिएगा। अगला है कि मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा होगा। मुख्यमंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो इन्हें राज्यपाल दिलाते हैं, ठीक है, राज्य। अगला है कि 91वें संविधान संशोधन 2003 के अनुसार मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? ये प्रश्न याद रखिएगा, कई बार पूछा जा चुका है। 15% से ज्यादा नहीं होगा, तो ये हमें याद रखना है, लेकिन कहां पर? तो विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या 15% से ज्यादा नहीं होगी। अगला है कि राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है?
तो यहाँ पे विधानसभा बिल्कुल सही करेंगे, ऑप्शन सी को टिक करेंगे, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 164 के 4 के अनुसार यदि कोई मंत्री कितने समय तक सदन का सदस्य नहीं रहता है तो उसका समाप्त पद माना जाता है। तो 6 महीने तक, ठीक है, 6 महीने तक। मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? इसकी बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करते हैं। किस अनुच्छेद के तहत मुख्यमंत्री प्रशासन एवं विधान संबंधी कार्यों की जानकारी राज्यपाल को देता है? 167, ठीक है, 167। अगला है कि राज्य विधानमंडल के सदन कौन कौन से हो सकते हैं? राज्य विधानमंडल के सदन की बात करें तो राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। देखिए जैसे केंद्र में होता है राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, उसी तरह से राज्य में होता है राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद, ठीक है। विधान परिषद के गठन एवं विघटन का अधिकार किसे प्राप्त होता है? किसे प्राप्त होगा? संसद को, ठीक है, संसद को। वर्तमान में भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद विद्यमान है? तो विधान परिषद जो है अभी फिलहाल हमारे 6 राज्यों में देखने को मिलता है। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु की सीमा कितनी होनी चाहिए? जैसे केंद्र में राज्यसभा होता है अपर मंडल, उसी तरह से राज्य में विधान परिषद अपर मंडल माना जाता है। इसके लिए 30 वर्ष होना चाहिए, ठीक है, 30 वर्ष। विधान परिषद के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? केंद्र में कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। उसी तरह से यहाँ पर भी होगा 6 वर्ष का, ठीक है। नेक्स्ट वन क्या है? नेक्स्ट वन है कि विधान परिषद के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद अवकाश प्राप्त करते हैं, अवकाश ग्रहण करते हैं? तो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, 1/3 सदस्य, ठीक है। विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्ष का होता है? तो विधानसभा की अगर हम बात करें तो इनका जो है वो 5 वर्ष का होता है। विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। किसी भी राज्य का विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय बताइए कि कौन करता है? तो विधानसभा अध्यक्ष करेगा। अगला प्रश्न, विधानसभा की बैठक के लिए गठपूर्ति कुल सदस्यों का कितना होना चाहिए? तो 1/10। धन विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो आपको पता ही है कि ये सबसे पहले विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। विधान परिषद के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट क्या होगा कि विधान परिषद ये एक स्थायी सदन है, सही है। इसके सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष होता है, ठीक है, अप्रत्यक्ष होता है, इसलिए यहाँ पे ये गलत हो जाता है और बी को हम टिक करेंगे। अगला है क्या कि विधानसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो विधानसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देंगे? उपाध्यक्ष को। विधान परिषद की सदस्य संख्या के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ध्यान से देखिए, विधान परिषद की सदस्य संख्या के संदर्भ में विधानसभा के सदस्यों का कुल संख्या का 1/3 से अधिक नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए तो सत्य हमें बताना है ना, सत्य यहाँ पे कहेंगे, ये तो सही है ही। और कम से कम 40 सदस्य होने चाहिए, तो ये भी करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट बनता है कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक को भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया था? अपनाया गया 26 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे भाग पर अंकित सत्यमेव जयते किस लिपि में लिया गया? मुंडक उपनिषद से लिया गया और ये देवनागरी लिपि में सी है। भारत के राष्ट्रगान के रचयिता किसे माना जाता है? रचयिता के रूप में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। राष्ट्रगान सबसे पहले 1911 में जो कलकत्ता अधिवेशन था उसमें गाया गया था। राष्ट्रगीत वंदे मातरम को किस उपन्यास से लिया गया? तो रविन्द्रनाथ टैगोर बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ से लिया गया। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किनके द्वारा किया गया था? तो पिंगली वेंकैया जो है इनके द्वारा। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है या शक संबोध पर आधारित है? करेक्ट है। 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था, ये भी करेक्ट है। इसका पहला महीना चैत होता है, ये सही है, और इसका अंतिम महीना वैशाख नहीं फागुन होता है, ठीक है, फागुन। तो यहाँ पे कह सकते हैं डी गलत है। अगला है कि भारत सरकार द्वारा गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी के रूप में किस वर्ष घोषित किया गया? तो 2008 के अंतर्गत। राष्ट्रीय ध्वज में शामिल हरा रंग किसका प्रतीक माना जाता है? समृद्धि का प्रतीक है, ठीक है, पॉस्पेरिटीज का। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन हम जानते ही हैं, गंगा डॉल्फिन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन को चुनें। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। राष्ट्रगान सर्वप्रथम 1896 के कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया।
राष्ट्रगान जो है वो 1911 में गाया गया था, राष्ट्रीय गीत 1896 था। तो यहाँ पे ये पॉइंट गलत हो गया। अगला सवाल, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया? तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज्य का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में किया गया था, और उसके बाद सेकेंड नंबर पे जो है वो आंध्र प्रदेश में किया गया। ठीक है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो यहाँ पे 11वीं अनुसूची जोड़ी जाती है, इसलिए ऑप्शन सी हो जाता है। पंचायती राज्य के त्रिस्तरीय ढांचे में कौन सा स्तर जो है शामिल नहीं है? कौन शामिल नहीं है? तो नगर परिषद इसके अंतर्गत नहीं आता। ठीक है, नगर परिषद। अगला है कि कितनी जनसंख्या से कम वाले राज्यों को खंड स्तर पर पंचायत गठन न करने की छूट दी गई है? 20 लाख। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो बलवंत राय मेहता समिति है 1957 और अशोक मेहता 1977। तो यहाँ पे ए करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, अशोक मेहता समिति का संबंध किससे है? तो पंचायती राज्य से अशोक मेहता समिति, ऑप्शन बी। पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने आरक्षण की व्यवस्था की गई है? 1/3, 33%, 1/3। 11वीं अनुसूची में पंचायतों को कितने विषयों पर कानून बनाने की शक्ति दी गई है? तो देखिए 11वीं अनुसूची में जो पंचायती से संबंधित है पंचायतों से, और इसमें 29 विषय इनको दिया गया। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। तो 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में कौन सा नया भाग जोड़ा गया था? तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा 9 का फर्स्ट, ऑप्शन बी। 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के लिए कुल कितने विषय का उल्लेख किया गया? 11वीं अनुसूची हमने जब देखा था पंचायती राज्यों के लिए, तो उनको 29 विषय दिए गए थे। यहाँ पर नगर पालिकाओं को 18 विषय दिए जाते हैं। ठीक है। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? सर्वप्रथम नगर निगम मद्रास में बना था करीब 1688 में। नेक्स्ट है कि भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता किसे माना जाता है? स्थानीय स्वशासन का पिता लॉर्ड रिपन को जानते हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि नगर पालिकाओं का सामान्य कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? देखिए आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप रेगुलर बेसिस पर टेलीग्राम पर बोट क्यूज लगाना चाहते हैं तो हमारे तरफ से डेली 4 क्यूज प्रोवाइड कराई जाती है अलग अलग टाइम पर। और यहाँ पे देख पाएंगे कि सुबह में 9:30 बजे का जो टाइमिंग है वो आपका करंट अफेयर्स का है। अभी फिलहाल टॉपिक वाइज चल रहा है यूटेरिया से। 1:30 बजे आपको लूसेंट सब्जेक्टिव का करा जाता है। फिलहाल हम हिस्ट्री को लेकर के चल रहे हैं। उसके बाद 6:30 बजे शाम को बिहार स्पेशल टॉपिक्स दिए जाते हैं और उसका टेस्ट होता है। और फिर रात में 9:30 बजे लूसेंट सब्जेक्टिव साइंस के क्यूज प्रोवाइड कराया जाता है। पहले होमवर्क दिया जाता है, उसके बाद आपको क्यूज बोर्ड क्यूज के माध्यम से कराया जाता है, ताकि प्रॉपर तरीके से आप टेस्ट लगा सको और अपना प्रैक्टिस कर सको। आपके आने वाले बिहार एसआई मेंस या फिर एडीओ एग्जाम या फिर बिहार सीजीएल या फिर और चाहे कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा ये बेनिफिट रहने वाला है। तो बिल्कुल भी देर नहीं करना। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर 99 का पेमेंट करके स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा टेलीग्राम पर। और इस बैच की वैलिडिटी जो है वो आपको अप्रैल 2026 तक देखने को मिलेगा, यानी करीब 2 महीने आपके पास है अच्छे से प्रिपरेशन प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे प्रश्न था कि नगर पालिकाओं का सामान्य कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, यहाँ पे 5 वर्ष का होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख संविधान के किस भाग में दिया गया? भाग 11 के अंतर्गत देखने को मिलता है। केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन कितने दृष्टिकोणों से समझा जा सकता है? तो 3 दृष्टिकोण से समझ सकते हैं। विधायी संबंधों का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत किया गया? देखिए विधायी संबंधों का जो उल्लेख है यहाँ पे हम कहेंगे कि अनुच्छेद 245 से 255 तक। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में शामिल नहीं है? तो संघ सूची में यहाँ पे हम कह सकते हैं कृषि जो है संघ सूची में नहीं है, ये आपका राज्य सूची का विषय है, ये आप क्या याद रखना। नेक्स्ट है कि समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसे है? तो समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार जो है यहाँ पे हम जानते हैं केंद्र और राज्य दोनों को होता है। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन किस विषय की सूची है, यानी किस सूची की विषय है? तो यहाँ पे होगा समवर्ती सूची का। ठीक है, जनगणना भारतीय संविधान की किस सूची का विषय है? जनगणना का संबंध संघ सूची से होगा। अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार किसे दिया गया? संघीय संसद को।
किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट विधायी शक्तियां संसद को सौंपी गई है? 248 के तहत। अनुच्छेद 249 के तहत संसद राज्य सूची के विषय पर कानून कब बना सकती है? कब बना सकता है? जब राज्यसभा उसे राष्ट्रीय हित का घोषित कर दे, मतलब उस विषय को अगर राष्ट्रीय हित घोषित किया जाता है तब जाकर के संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। अनुच्छेद 249 के तहत बनाई गई विधि अधिकतम कितनी अवधि तक प्रभावी रहती है? तो 1 वर्ष तक। लोक स्वास्थ्य और पुलिस किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो ये राज्य सूची के विषय है। ठीक है, राज्य सूची के विषय है। अनुच्छेद 247 संसद को किस बात की शक्ति प्रदान करता है? अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना की। ऑप्शन बी। मद्रास नगर निगम की स्थापना जो है वो किस वर्ष की गई थी? सबसे पहला नगर निगम था 1688 में। समवर्ती सूची में वर्तमान में कुल कितने विषय हैं? तो समवर्ती सूची में टोटल 52 विषय हैं, याद रखिएगा। और वहीं अगर हम संघ सूची की बात करें तो संघ में आपका टोटल 100 आ जाता है और राज्य के अंतर्गत देखा जाए तो 61 के आसपास। ठीक है, नेक्स्ट है असत्य कथन का चयन करें। तो असत्य कथन बताना, देखिए पहला कि 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों का उल्लेख किया गया, बिल्कुल सही है। शिक्षा जो है राज्य सूची का विषय, जी नहीं, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, इसलिए यहाँ पे हम गलत कह सकते हैं ऑप्शन बी को। अगला है कि अनुच्छेद 245 के अनुसार भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र के लिए विधि बनाने की शक्ति किसके पास है? तो संसद के पास है। अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची पर कानून बनाने हेतु राज्यसभा को कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? तो 2/3 बहुमत की। अनुच्छेद 250 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल के समय राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति किसे प्राप्त है? संसद को। अनुच्छेद 251 के अनुसार यदि संसद अनुच्छेद 249-50 के तहत और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों में असंगति हो तो कौन प्रभावी होगा? तो संसद द्वारा जो निर्मित कानून होगा, विधि होगा, उसे प्रभावित किया जाएगा। अगला है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों की सहमति से उनके लिए विधि बनाने की संसद की शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है? 252 के अंतर्गत। अंतर्राज्य के जो करारों को प्रभावित करने के लिए संसद को विधि बनाने की शक्ति कौन से अनुच्छेद में प्रदान की गई है? 253। केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों का उल्लेख संविधान के किस भाग और अनुच्छेद में है? भाग 11, अनुच्छेद 256 से 263। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अंतर्राज्य की नदियों के जल विवादों के निपटारे से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 262 के अंतर्गत। अंतर्राज्य की परिषद का गठन करने की शक्ति किसके पास है? तो ये राष्ट्रपति के पास होता है अंतर्राज्य की परिषद, ऑप्शन सी। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना पहली बार किस वर्ष की गई थी? 1990 में। अंतर्राज्य की परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संचित निधि की व्यवस्था की गई है? तो संचित निधि जो है वो 266 में आता है और आकस्मिक निधि 67 में। तो यहाँ पे संचित निधि को तो बी को टिक करेंगे और आकस्मिक निधि की व्यवस्था जो है वो 267 में है। संचित निधि से धन निकासी किसकी अनुमति के बाद की जा सकती है? तो यहाँ पे हम कहेंगे संसद की अनुमति के बाद कर सकते हैं। सरकारी आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? सरकारी आयोग का गठन केंद्र राज्य संबंध के साथ है 1983 में। ठीक है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो योजना आयोग के विघटन के बाद यहाँ पर नीति आयोग 1 जनवरी 2015 से प्रभावी होता है, सी करेक्ट है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? प्रथम उपाध्यक्ष की बात करें तो यहाँ पे हम कह सकते हैं अमिताभ कांत। नेक्स्ट है कि नीति आयोग के पदेन सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 4। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष यानी इसके अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होते, तो जवाहरलाल नेहरू इसके पहले अध्यक्ष थे। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1952 में। केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित पूंची आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो पूंची आयोग 2007 में। कोई कर विधि के प्राधिकार से ही अधिरोपित किया जाएगा, यह किस अनुच्छेद में है? 265 में। राष्ट्रपति और अन्य पदाधिकारियों के वेतन भत्ते किस निधि पर भारित होते हैं? संचित निधि पर। राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री।
सरकारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी? गठन हुआ था 1983 में और इन्होंने अपना रिपोर्ट जो है वो 88 में, ठीक है, जनवरी 88 में। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 258 के तहत राष्ट्रपति किसकी सहमति से राज्य सरकार को कृत्य सौंप सकता है? तो यहाँ पे होगा राज्य सरकार, ऑप्शन सी। राजमन्ना समिति का संबंध किससे है? राजमन्ना समिति 1969 के साथ, और इनका संबंध होगा केंद्र राज्य संबंध, ऑप्शन बी। वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद के समक्ष कौन रखवाता है? राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति। अनुच्छेद 256 के अनुसार राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किसके अनुपालन हेतु किया जाएगा? तो यहाँ पे हम कहेंगे संसद द्वारा निर्मित विधियां, ठीक है, संसद द्वारा निर्मित विधियां, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थापना कब की गई थी? तो ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्रीय विकास परिषद जो है इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को किया जाता है, तो ऑप्शन हम बी यहाँ पे टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन होता है? वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत प्रत्येक 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इनका मुख्य कार्य होता है केंद्र तथा राज्यों के मध्य राजस्व का बंटवारा करना। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी, ऑप्शन सी। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो ध्यान रखिएगा 16वें वित्त आयोग के रूप में यहाँ पे याद रखने वाली चीज जो है वो अरविंद पनगड़िया करेक्ट आंसर बन जाता है, ठीक है, अरविंद पनगड़िया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कि वित्त आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने अन्य सदस्य होते हैं? तो टोटल 4 होते हैं, ठीक है। लोक सेवा आयोग से संबंधित जो गलत कथन चुने, तो देखिए एक एक करके देखते हैं। 315 के तहत संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की गई है। संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ये सही है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष होता है, 6 वर्ष या 65 वर्ष नहीं 62 वर्ष होगा, तो ये पॉइंट यहाँ पे गलत हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि निर्वाचन आयोग का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया? तो निर्वाचन आयोग का उल्लेख भाग 15 के अंतर्गत है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की रीति से। निर्वाचन आयोग का स्थापना कब किया गया? निर्वाचन आयोग की स्थापना जो है वो 25 जनवरी 1950 को किया गया था। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मतदान की न्यूनतम आयु जो है 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष की गई थी? 61वें संविधान संशोधन, ऑप्शन सी। भारत में पहली बार ईवीएम का उपयोग किस राज्य में किया गया? ईवीएम का उपयोग पहली बार जो है वो केरल में किया गया था। यहाँ पे बी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न देखिए। वयस्क मताधिकार का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो वयस्क मताधिकार ऑप्शन सी होगा, 326, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन, याद रखिएगा पेपर में बहुत बार पूछा गया। भारत की एकमात्र महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? तो रमा देवी, ठीक है, रमा देवी। निर्वाचन आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यह एक संवैधानिक संस्था है जो कि बिल्कुल सही है। और सेकंड पॉइंट है कि इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य आयुक्त होते हैं, तो दोनों के दोनों पॉइंट सही हो जाता है। पंचायतों व नगर पालिकाओं के चुनाव की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो ये राज्य निर्वाचन आयोग का होता है, ठीक है। अनुच्छेद 317 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 317 का संबंध हो जाएगा लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाने और निलंबन से, ठीक है। नेक्स्ट है कि विश्व में सर्वप्रथम ओम्बुड्समैन जो है वो संस्था की स्थापना किस देश में की गई थी? तो स्वीडन में की गई थी, ठीक है, स्वीडन में। अगला है कि भारत में लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव सर्वप्रथम किस आयोग ने दिया था? तो ऑप्शन बी होगा, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। लोकपाल संस्था के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष, पीसी घोष। लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना करने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? महाराष्ट्र। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी?
तो 12 अक्टूबर 1993 में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रधानमंत्री, मतलब गठित होता है, प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार अध्यक्ष की पदावधि कितने वर्ष निर्धारित की गई है? 3 वर्ष। ठीक है, 3 वर्ष। भारत का प्रथम विधि आयोग जो है, भारत के प्रथम विधि आयोग किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया था? तो सीतलवाड़, MC सीतलवाड़। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को किस वर्ष विधिक दर्जा प्रदान किया गया? 1992 में। मंडल आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? मंडल आयोग का गठन जो है वो 1979 में। 21वें संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जोड़ी गई? 1967 में सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को भारत की राज्य भाषा घोषित किया गया? तो 343। अनुच्छेद 371 के फर्स्ट के तहत किस राज्य के संबंध में विशेष उपबंध दिए गए? देखिए 371 विशेष राज्यों का दर्जा दिया जाता है, जिसमें अलग अलग अनुच्छेद में अलग अलग है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि इस पर मेरा अलग एक वीडियो है, ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको याद कराया कि कौन से राज्य को किस अनुच्छेद के तहत, वो आप आराम से याद कर सकते हैं, याद देख लीजिएगा। तो 371 के ए के अंतर्गत जो है वो नागालैंड आता है, पे बी सही होगा। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो संविधान संशोधन अनुच्छेद 20 जो कि 368 के तहत बोहरा समिति का संबंध किससे था? बोहरा समिति राजनेताओं और अपराधियों के बीच गठजोड़ से। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये 1992 में। अनुच्छेद 371 के आई की बात कर रहे हैं, तो मैंने याद कराया था आई से क्या होता है? इनकम, और इनकम रहेगा तब कहाँ जाएंगे? गोवा। ठीक है, इनकम रहेगा तभी तो गोवा जाएंगे, ऑप्शन बी। अगला है कि 92 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा कौन सी भाषा नहीं जोड़ी गई थी? तो इनके द्वारा 92 संविधान संशोधन द्वारा 4 भाषा जोड़ा गया था, बोडो, संथाली, डोगरी और मैथिली, ना कि मणिपुरी। तो यहाँ पे हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की शक्तियों की प्रकृति कैसी होती है? तो इनकी शक्तियां जो है वो सलाहकारी है। भारतीय संविधान में संशोधन की पहल कहाँ से की जा सकती है? संशोधन की पहल संसद के किसी भी सदन से। संविधान का प्रथम संशोधन अधिनियम कब हुआ था? पहला संविधान संशोधन जो है 1951 में। किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? तो लघु संविधान 42वें संविधान संशोधन को। शिक्षा को राज्य सूची से समर्थित सूची में किस संशोधन के द्वारा स्थानांतरित किया गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए थे? तो प्रस्तावना में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार संशोधन हुआ है, 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। दल बदल विरोधी कानून किस संविधान संशोधन से संबंधित है? 52वें संविधान संशोधन 1985 के साथ ये संबंध रखता है। ठीक है, अगला है कि किस संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया, बनाया गया? तो 69। अगला सवाल कि किस संशोधन ने लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर के 6 वर्ष कर दिया था, जिसे बाद में फिर से बदल दिया गया? तो ऑप्शन बी 42वें संविधान संशोधन द्वारा। जीएसटी को किस संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया था? तो जीएसटी यहाँ पे याद रखिएगा, राइट आंसर निकल के आ जाता है ऑप्शन बी 101। ठीक है, 101। ईडब्ल्यूएस आरक्षण किस संशोधन द्वारा प्रदान किया गया? ईडब्ल्यूएस जो है 103वें के द्वारा। ठीक है, 103। सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से संबंधित है? सहकारी समिति 97। ये बहुत ज्यादा वीवीआई रहने वाला है, याद रखेंगे। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? किस देश के संविधान से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि आप एक वर्ड लिख करके जाओ, जय हिंद, ताकि मुझे पता चले कि आपने 500 यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन 501। किस संशोधन द्वारा लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर के 545 की गई थी? तो 31वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। ठीक है, सी करेक्ट है। देखिए पॉलिटी का हमने 500 MCQ के सामने रखा, जो कि पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक, ठीक है, स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक हमने पॉलिटी को कंप्लीट किया। सभी टाइप के सभी टॉपिक से क्वेश्चन को मर्ज करते हुए हमने आपके सामने रखा, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को।
अगर आप इस 500 क्वेश्चन को देख करके जाते हो एग्जाम में तो कहीं ना कहीं आपका हेल्प हो जाएगा, अगर आप आराम से इत्मीनान से अच्छे से देख करके जाओगे तो। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और इसी तरह के हम कोशिश करें कि सभी सब्जेक्ट के कम से कम 500 क्वेश्चंस तो आपको दे दिया जाए ताकि आप आराम से रिवीजन कर सको। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।